हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझने के बाद में बेस थ्योरम ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगी। अब द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है उसको हम समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट S be the sample space and E1, E2, E3 up to En be n mutually exclusive and exhaustive events associated with a random experiment। सबसे पहले सैंपल स्पेस दिया हुआ है और उस सैंपल स्पेस में n इवेंट्स हैं, E1, E2, E3 अप टू En, और ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। इसका क्या मतलब है कि टोटल जो उसमें इवेंट्स हैं वो n इवेंट्स ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स का ये मतलब हुआ। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमें पहले से ही मालूम है कि ये साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो सकते, कोई भी दो एक साथ अकर नहीं हो सकता है। आगे ये है, इफ A is any event which occurs with E1 or E2 or E3 up to En, then P of A is equal to PE1 into PA by E1 plus PE2 into PA by E2 and so on PEN into PA by EN। अब इसको हमें अच्छे से समझना है। जैसे मान लेते हैं कि ये सैंपल स्पेस है और यहां पर हमारे पास में E1, E2, E3, E4 ऐसे n एलिमेंट्स इवेंट्स हैं, और जो इवेंट A है वो यहां पर इसके साथ में भी अकर हो सकता है, यहां पर भी E1 के साथ में भी अकर हो सकता है, वो E2 के साथ में भी अकर हो सकता है। इस तरीके से यहां पर वो इनमें से किसी के साथ में भी अकर हो सकता है। अब अगर ये बोला जाए कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, तो फिर वो किसके साथ में अकर होगा? हो सकता है वो E1 के साथ में अकर हो रहा हो, या E2 के साथ में, या E3 के साथ में, इनमें से किसी के साथ में भी अकर होगा। तो द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें तो फाइंड क्या करना है? P ऑफ A के अकर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो वो जो इवेंट A है, हो सकता है पहले हमने जो इवेंट A है उसको सिलेक्ट किया हो और उसके अकर होने के बाद में फिर उसमें से A अकर हो। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझें तो आराम से समझ में आएगा। लेट E1, E2, E3 हम इसको डिफाइन कर देते हैं। E1, E2, E3 ऐसा समझ लीजिए कि 3 बैग्स हैं ABC, 3 बैग्स हैं जिसमें यहां पर 4 व्हाइट और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। यहां पर 6 व्हाइट 4 ब्लैक बॉल्स हैं और यहां पर 7 व्हाइट 3 ब्लैक बॉल्स हैं। और हमें यह बोला गया है कि फाइंड, क्वेश्चन ये हो गया, इफ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एनी वन ऑफ दीज बैग्स, then find the probability that drawn ball is of suppose white color। व्हाइट कलर की बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले अब वो बॉल व्हाइट कलर का आए, ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि हमने किस बैग को सिलेक्ट किया था। तो सबसे पहले तो हमने बैग कौन सा सिलेक्ट किया है इसकी प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करना पड़ेगा। तो द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले जो E1, E2, E3 अप टू En एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दे रखे हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर अगर हम एक बैग को सिलेक्ट कर रहे हैं तो दूसरा नहीं करेंगे, दूसरे को करेंगे तो बाकी रिमेनिंग 2 को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर बैग को सिलेक्ट करना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए हैं। अब ये जो इवेंट A है, यहां पे जो एक और इंफॉर्मेशन दे रखा है, A is any event which occurs with E1 और E2 और E3 और up to En। तो जैसे यहां जो व्हाइट बॉल है
वो फर्स्ट बैग से भी आ सकता है, सेकंड से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर इवेंट ए है ये किसी के साथ में भी अकर हो सकता है इन तीनों में से। तो अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, हो सकता है हमने फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया और फिर उसमें से वाइट बॉल आए, या फिर हमने सेकंड बैग सिलेक्ट किया उसमें से सेकंड बैग को सिलेक्ट करने के बाद उसमें से वाइट बॉल आए। सिमिलरली हमने अगर मान लीजिए ऐसे n बैग से तो nth बैग को सिलेक्ट किया और फिर उसमें से वाइट बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी को हम कंसिडर करेंगे। तो द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यही है। इसको हम समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, r इक्वल टू 1 to n समेशन p e r इंटू पी ए बाय ए आर। इसका यही मतलब है r1 to n रखेंगे तो p e1 इंटू पी ए बाय e1 प्लस p e2 इंटू पी ए बाय e2, और इस तरीके से लास्ट में p e n ये यहां पर लिखा ही हुआ है, ये इसका समेशन फॉर्म है। तो द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को फिर से अगर हम देखें समझें तो उसमें बस इतनी सी बात है कि एक सैंपल स्पेस है, उसमें n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और एक पर्टिकुलर इवेंट A इन n इवेंट्स में से किसी के साथ में भी अकर हो सकता है। अब वो इवेंट अकर हो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें PE1, PE2, PE3, PEN फाइंड करना है और फिर उनमें से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू PA by E1, PA by E2 एंड सो ऑन PA by EN हम फाइंड करेंगे और एक क्वेश्चन से इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। R फॉर रेड है यहाँ पर और B फॉर ब्लैक बॉल्स, ब्लैक के लिए वर्ड ये यूज किया गया है। ठीक है, तो जो फर्स्ट बैग है उसमें हम देख रहे हैं 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स है। सेकंड बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। One bag is selected at random from the selected bag and one ball is drawn from it. Find the probability that ball drawn is red. तो यहां पर अब इवेंट्स को डिफाइन करते हैं। E1 इवेंट क्या हो गया, सिलेक्टिंग बैग, सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग। फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करना इवेंट E1 हो गया। E2 सिलेक्टिंग सेकंड बैग और इवेंट A गेटिंग अ रेड बॉल। तो सबसे पहले PE1 फाइंड करते हैं। तो PE1 दो बैग में से किसी एक बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, क्योंकि टोटल केसेस 4 हैं, फेवरेबल 1, टोटल केस 2 और फेवरेबल 1, तो 1/2। सिमिलरली PE2 ये भी हमें 1/2 मिलेगा। तो PE1 PE2 तो ये हो गया। अब PA by E1 अगर हमने फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किया है तो अब उसमें से एक बॉल को ड्रॉ करने पर वो बॉल रेड कलर की है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। यहां पर रेड कलर की बॉल्स कितनी है, 4 और टोटल बॉल्स हैं 7, तो ये हो गया 4/7। ऐसे यहां पर PA by E2 ये है, तो ये कितना आ जाएगा, 2/6। इसको सिंप्लीफाई करके 1/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, ये आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो हमें फाइंड करना है P of A। नाउ P of A इक्वल टू, दो इवेंट है तो पहला हो सकता है हमने फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया, और जब फंडामेंटल इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज हो रहा है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं इसमें। तो पहले टर्म में क्या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज हुआ, हमने क्या सिलेक्ट किया, PE1
फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किया और फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किया। अब जब फर्स्ट बैग को सिलेक्ट कर लिया है तब उसमें से व्हाइट कलर का बॉल आए ये। और दूसरा PE2 हो सकता है सेकंड बैग सिलेक्ट किया हो, सेकंड बैग को सिलेक्ट करने पर भी व्हाइट कलर का रेड कलर का बॉल आ सकता है, तो A/E2। अब बस यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज। PE1 1/2, PA/E1 ये है 4/7, 4/7 प्लस 1/2 इंटू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर्स वैसे भी डिफरेंट ही हैं, 1/3। अब इसको सॉल्व करने पर ये कितना हो गया 2/7 प्लस 1/6, तो यहां पर ये आ गया 42 और यहां पर आ गया 12 प्लस 7 19/42। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल है। एक और क्वेश्चन से इसको समझते हैं। इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन्स A, B and C manufacture respectively 25%, 35% and 40% of the total bolts। एक फैक्ट्री में 3 मशीन्स हैं और उनका जो टोटल आउटपुट है उसका 25%, 35%, 40% ये मशीन्स जो है वो उसका प्रोडक्शन करती हैं। ऑफ देयर आउटपुट, उनके आउटपुट का 5, 4 and 2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव। ठीक है, a bolt is drawn at random from the product. What is the probability that bolt drawn is defective? अब जब हमने बोल्ट को सिलेक्ट किया तो हो सकता है कि वो जो सिलेक्टेड बोल्ट हो वो मशीन A को बिलोंग करता हो, यानी उससे प्रोड्यूस्ड बोल्ट हो, या B से या C से। तो यहाँ पर डिफेक्टिव बोल्ट जो है वो तीनों में से किसी भी मशीन ने जो प्रोडक्शन के थ्रू हमें मिला था उन तीनों में से कहीं से भी हो सकता था। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले PE1 क्या है यहाँ पर कि वो जो मैन्युफैक्चर हमने किया है, इसमें जो बोल्ट है वो मशीन A से मैन्युफैक्चर्ड है, तो PE1 है 25%, मतलब 25/100। PE2 का मतलब हुआ यहां पर 35/100, 35%। PE3 40%, 40/100। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। इवेंट A को हमने यहां पर डिफाइन कर दिया है सिलेक्टिंग और गेटिंग डिफेक्टिव बोल्ट, ये तो हमने यहां पर लिखा। अब PA/E1 क्या मिलेगा? PA/E1 मतलब ये हुआ कि मशीन A से सिलेक्ट किया हुआ बोल्ट डिफेक्टिव निकले, वो यहां पर पहले से ही दे रखा है 5% ऐसे हैं, मतलब 5/100। सिमिलरली PA/E2 ये कितना परसेंट है? 4%, 4/100। और लास्ट PA/E3 ये कितना मिलेगा हमें? 2%, मीन्स 2/100। हमें फाइंड करना है P ऑफ A, डिफेक्टिव बोल्ट आए इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। द बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, P of A is equal to PE1 into PA/E1 plus PE2 into PA/E2 plus PE3 into
A/E3 ये हमें मिला। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो PE1 25, देखिए यहाँ पर ये 10⁴, तो ये एलसीएम में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 25 इंटू PA/E1 5, 25 इंटू 5 प्लस यहाँ पर आएगा 35 इंटू 4 प्लस नेक्स्ट 40% था 40/100 40 इंटू 2। इसको बस सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया 125 140 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 10⁴। इसको ऐड किया तो ये है 125 प्लस 140 प्लस 80, ये कितना हो गया 5 10 4 2 3 345 345 डिवाइडेड बाय दिस थिंग, तो क्या हो गया 0.0345। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहां से मिल जाएगी। ये आंसर है, फाइनल आंसर। तो द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी है।